आज के इस क्लास के अंदर हम लेसन 3 धातु एवं अधातु के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आगे स्टार्ट करेंगे। हमने 5 तक इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं। इस क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों, धर्मी मतलब धर्म वाले या फिर गुण वाले, ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड जो ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो दोनों प्रकार के गुण शो करते हैं, अम्ल का भी और क्षारक का भी, और दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों कौन से हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। मतलब दो धातुओं के नाम बताने हैं जो कि तनु अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें, और दो धातुएं ऐसी बतानी है जो कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित ना कर सके। तो देखो बेटा, इसका आंसर निकालने के लिए मैंने जो भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसका किसी भी रिएक्शन को प्रतिस्थापित करना है, किसी भी रिएक्शन में धातु को प्रतिस्थापित करना है, तो इसके लिए मैंने बताया था मैंने आपको कि हमें सक्रियता श्रेणी को याद रखना है। अगर आपको सक्रियता श्रेणी याद है तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपका 100% सही होगा। तो उसके अनुसार जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले धातुएं आती हैं सक्रियता श्रेणी में, हाइड्रोजन के ऊपर जो आने वाली धातुएं हैं वो कौन सी होती? हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होंगी और वो हाइड्रोजन के तनु अम्ल से उसको हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगी। तो इसमें जो सक्रियता श्रेणी के अंदर हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं? जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ये सारी धातुएं होती हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं। इनमें से आप कोई भी दो आप जो आपको ईजी लगे वो देखकर आप लिख सकते हो, जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। जबकि इस श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आने वाली धातुएं जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना, ये जो धातुएं हैं वो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे आने वाली धातुएं हैं। और जो भी आपको इनमें से उचित लगे, इजी लगे, वो आप दो इसमें से छांट करके लिख सकते हैं। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, सक्रियता श्रेणी में जो आपको याद होगी तो आप विस्थापन वाले जितने भी रिएक्शंस होंगे आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किसी धातु M के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघटक किसे बनाएंगे? तो किसी धातु का जब हमने विद्युत अपघटनीय परिष्करण देखा था तो हमने उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लिए थे, एक एनोड एक कैथोड, और उसका किसी धातु का विद्युत अपघटक का जो विलयन लिया था, ये 3 प्रकार से हमने इंपॉर्टेंट लिए थे। तो एनोड क्या होता है? जिस धातु से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी होती है, जिस धातु का अयस्क खनिज होता है शुद्ध अवस्था में होती है, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी होती है, उसका हम एनोड बनाते हैं। और कैथोड जिस धातु की हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना होता है उसकी पतली सी पट्टी को शुद्ध अवस्था में कैथोड के रूप में काम में लेते हैं। और विद्युत अपघटय विलयन, विद्युत अपघटय उस धातु का कोई भी लवण का विलयन बना देते हैं जो कि उसमें विद्युत परिवहन में, विद्युत संचालन में सहायता करता है, जिसकी सहायता से शुद्ध धातु वो कैथोड पर इकट्ठा हो जाती है। तो हम देखते हैं विद्युत अपघटनीय परिष्करण में धातु M, कोई भी धातु है वो M है, क्या अशुद्ध धातु की छड़ जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है उसी धातु को एनोड एवं बना देते हैं। एवं कैथोड किसे बनाएंगे? कैथोड को शुद्ध धातु की पतली पट्टी से बनाते हैं। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में हमें शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त होगी और विद्युत अपघटय उसी धातु M का कोई लवण का जलीय विलयन होगा। इस प्रकार से हम एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटय का निर्माण कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। प्रत्युष एक बच्चा है, बालक है, जिसने सल्फर चूर्ण लिया है, उसको एक स्पैचुला एक चम्मच की जैसा ही होता है, छोटी चम्मच जैसा, उसमें लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक प्रणाली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। उसने उसके ऊपर क्या किया? प्रणाली को उल्टा रख करके इस प्रकार से उस पर जो गैस निकल रही है ये स्पैचुला हो गया, और इसके अंदर से को गर्म करते हैं। जो गर्म करते हैं तो उसके ऊपर जो गैस निकली उसको इसमें प्रणाली इसको इकट्ठा कर लेता है। जब से प्रणाली में इसको इकट्ठा किया है तो उसमें 2 रिएक्शन पूछी इसने, गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर
और आर्द्र लिटमस पत्र पर कि गैस की रिएक्शन, जो गैस इसके प्रखंड में इकट्ठी हुई है उसकी क्या रिएक्शन होगी। इसका आंसर है सूखे लिटमस पत्र पर गैस की रिएक्शन क्या होगी। पहली बात तो जब हम सल्फर को स्पैचुला में लेकर गर्म करते हैं तो सल्फर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। जब सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर गर्म किया जाता है तो वायु से क्रिया कर SO2 बनाता है और यह SO2 सूखे लिटमस पेपर पर कोई क्रिया नहीं करती है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूखी गैस है SO2, और सूखी गैस होती है वो लिटमस पेपर पर कोई क्रिया नहीं दिखाती है। और नेक्स्ट है आर्द्र लिटमस पत्र पर। आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या रिएक्शन होगी। आर्द्र लिटमस पत्र की SO2 गैस नीले को लाल लिटमस पत्र में बदल देती है। जो SO2 गैस होती है वो आर्द्र लिटमस पत्र पर रिएक्शन करती है और नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देती है, क्योंकि इसमें SO2 गैस जल से क्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है, क्योंकि अम्ल का प्रॉपर्टी क्या होती है, नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदलना। इसलिए जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ये वाटर से रिएक्शन करेगी और सल्फ्यूरिक अम्ल में उसको बदल देती है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल में चेंज कर देता है। इसकी रिएक्शन हम देख सकते हैं। यहाँ पर सल्फर सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, दोनों रिएक्शन करेंगे SO2 गैस बन जाती है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म और SO2 लिक्विड फॉर्म में रिएक्शन करेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे वाला। क्वेश्चन 10 हमारा है लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताने हैं। तो फर्स्ट है लोहे को जंग से बचाने के तरीके निम्न हैं। पहला है लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके। अगर हम लोहे की वस्तुओं को पेंट कर देते हैं तो पेंट करने से जो लोहे की बाहरी सतह है वो सीधे वायु के संपर्क में या नमी के संपर्क में नहीं आती है, जिससे लोहे पर जंग लगने से बचाव हो जाता है। सेकेंड है लोहे की वस्तुओं की सतह पर ग्रीस तेल लगाकर। तो ये भी रीज़न सेम यही है कि लोहे की वस्तुओं पर हम ग्रीस लगा देंगे या तेल लगा देंगे तो उसकी जो बाहरी सतह है वो ऑक्सीजन वायुमंडल उपस्थित नमी के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती, जिससे वह जंग लगने से बच जाती है। इसी प्रकार से यशद लेपन या फिर क्रोमियम लेपन के द्वारा अगर हमने किसी लोहे की वस्तु पर यशद लेपन मतलब जिंक की परत चढ़ा देते हैं, क्रोमियम लेपन मतलब क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं, तो वह धातु क्या करेंगी, जसद जो क्रोमियम है वो वायुमंडल उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं और जिंक ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड की परत बना लेती हैं और उसके बाद में उस धातु का संक्षारण और अधिक नहीं होता है, तो उससे लोहा होता है वो जंग लगने से बच जाता है। मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे की जो मिश्र धातु बना सकते हैं उससे हम क्या होगा, लोहे की मिश्र धातु बनाने से क्या होंगे, वो संक्षारण रोधी बन जाती हैं, जिससे लोहे पर जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट 11 to 16 क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।